बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रसिद्ध सितार वादक राजेंद्र वर्मन से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज में आप सभी का स्वागत है और बॉम्बे टॉकीज में हम फिल्मों से जुड़ी हुई तमाम वो बातें लेकर आते हैं जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते भी हैं और बहुत कुछ नहीं भी जानते। फिल्म अगर बनती है तो उसमें संवाद होता है, कहानी होती है, हीरो हीरोइन होते हैं, संगीत होता है और ख़ास तौर से संगीत पक्ष हमारे हिंदुस्तानी फिल्मों की जान है। अब बात आती है संगीत की, तो संगीत में हम देख लेते हैं कि हीरोइन गा रही है या हीरो गा रहा है। अब बहुत हद तक दोस्तों हम ये जानने लगे हैं कि इसको लिखा किसने है, यानी शब्द रचना किसकी है, संगीत किसने दिया है और फिर गाया किसने है, तो हम उसका आनंद लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसके पीछे जितने वाद्य यंत्र बजते हैं, जो इनमें जान डालते हैं, खिलकर जो गीत आता है, उसमें संगीत का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज हमने एक वादक कलाकार को बुलाया है और आप बहुत उम्दा सितार बजाते हैं, सुविख्यात कलाकार हैं। हमारे साथ है राजेंद्र वर्मन जी। हम बता दें कुछ फिल्में जो आपने ज़रूर देखी होंगी, नहीं तो नाम सुना होगा, जिससे कि आप समझ सकेंगे कि इनकी कलाकारी का जो अंदाज है वो हमने कहाँ कहाँ सुना है। फिल्मों की अगर बात करें तो प्रतिमा और पायल, देश परदेश, तोहफा फिल्म, हीरो फिल्म में भी आपने बजाया है, अंगूर फिल्म आपने ज़रूर देखी होगी, वहीं संसार फिल्म। तो कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें कि आपके सितार बजाने से गीत जो है बहुत खूबसूरत बन पड़ा था। तो ऐसे हैं राजेंद्र वर्मन जी और 100-150 फिल्मों में आपने सितार वादन किया है। राजेंद्र जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और मौका दिया कि मैं कुछ आपको इस बातों का मतलब जवाब दे सकूं और कुछ बता सकूं फिल्मों के बारे में। ये इनकी विनम्रता है जो कह रहे हैं मौका दिया, लेकिन ये सच बात है कि 50 वर्षों का आपका अनुभव संगीत के क्षेत्र में और खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई आपकी जो कलाकारी है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। शुरुआत कैसे हुई फिल्म इंडस्ट्री में आने की? ऐसा है कि बचपन से मैं सितार तो बजाता ही था जी। 1969 में जब मैं 19-20 साल का था तो बॉम्बे आया था और आने का मकसद एक था, सितार तो बजाता था किंतु मेरे को सितार में उन्नति के लिए सीखने के लिए मैं यहाँ आया था और उस्ताद अब्दुल अलीम जाफर खान साहब से मैंने सितार की शिक्षा आगे की ग्रहण की, क्योंकि मतलब आजीविका चलाने के लिए कुछ तो होना चाहिए था जी। तो उस वक्त से मुझे सितार बजाता था तो मुझे मौका मिलता रहा और पहली बार बॉम्बे में आने के फर्स्ट वीक में मेरे को एक मौका दिया बहुत सुप्रसिद्ध संगीत निर्देशक पंडित शिवराम जी, जो वी शांताराम जी के खास मतलब पसंदीदा मतलब संगीतकार थे। उनकी फिल्म थी गोगा जी पीर राजस्थानी, उसके अंदर पहली बार मुझे मतलब उन्होंने मौका दिया और मैंने उसमें सितार बजाया था। अच्छा, बजाया आपने मुंबई में था, रिकॉर्डिंग मुंबई में हुई थी? बॉम्बे में होते। तो वहां से शुरुआत हुई आपको, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा कि हम बॉम्बे आए, मतलब जो जिंदगी भर से मतलब संगीत सुन रहे हैं और इतना आनंद ले रहे हैं, वहाँ बजाने का मौका मिल रहा है, ये देख के मतलब बहुत हृदय प्रसन्न हुआ था मेरा। तो ये मौका मिला कैसे आपको? मिला ऐसे कि मतलब मेरे पिताजी जो थे वो पंडित शिवराम जी को जानते थे और जब मैं बॉम्बे आया तो सिर्फ पंडित शिवराम जी को ही जानता था और किसी को नहीं जानता था। मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा भाई तुम सितार बजाओ, तो मैंने कहा सितार निकालो। मैंने सितार बजाया और उनके दिमाग में आ गया। 4-5 दिन बाद रिकॉर्डिंग थी, उन्होंने एक पीस मेरे को दिया कि बेटा तुमको ये बजाना है। मैंने उसको खूब प्रयास किया और जब रिकॉर्डिंग हो तो बज गया। उसके बाद ये सिलसिला मतलब शुरू हो गया। तो मौका ही आपको मिला बड़े मूर्धन्य कलाकारों के साथ, तो जाहिर है कि फिर आपको जो रास्ता आपने जिस पर चले वो अपने आप में बहुत विख्यात था नाम ना? मेरे लिए सौभाग्य की बात। तो फिर इसलिए आपके लिए आगे आसान हो गया। जी हाँ, काम करना। जी हाँ। फिर उसके बाद यहाँ स्ट्रगल होता रहा, कोशिश करते रहे हम और कोशिश के अंदर ही एक और बड़े संगीतकार से मुलाकात हो गई। नाम तो उनका रविंद्र जैन जी। क्या बात है। तो रविंद्र जैन जी से जब मुलाकात हुई तो क्योंकि दोनों स्ट्रगल करते दोस्ताना हो गया, तो उनकी जब पहली जो रिकॉर्डिंग हुई वो भजन की हुई थी, प्रभु का नाम जपो मन मेरे, और उसको गाया था मुकेश जी ने। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात, क्योंकि मैं बचपन से मुकेश जी का, लताबाई का, रफ़ी साहब का और विशेषकर जयदेव जी का बहुत फैन रहा था। तो जब मुकेश जी का देखा कि वहाँ गाने के लिए है मेरे को चांस मिल रहा है तो आवाज़ में बहुत एक्साइटेड था और उसमें मैंने जयदेव जी ने मुझे चांस दिया और मैंने उसमें बजाया था प्रभु का नाम जपो मन मेरे। लेकिन ये जो आपने बताया कि आप बहुत प्रभावित थे मुकेश जी, रविंद्र जैन जी और भी सभी लोगों से, तो जब ऐसे मौका मिला तो आपका जो प्रदर्शन था तो उस पर कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ा कि आप नर्वस हो रहे हो
और नर्वस तो होना ही था, रविंद्र जैन से दोस्ताना था, तो अब उनके साथ मतलब बजाना था तो इतना मतलब मुश्किल वाली बात नहीं थी क्योंकि उनसे दोस्ताना था। पर मुकेश जी को देख के मैं बहुत मतलब घबरा गया था और मुकेश जी ऐसा महसूस कर रहे थे कि मैं मतलब अनईजी हो रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि बेटा तुम अच्छा बजा रहे हो, बजाओ। उसके बाद फिर मैंने बजाया और हो गया। क्या बात है, ये एक बड़े कलाकार का बड़प्पन होता है, बड़प्पन जो उन्होंने किया जी। तो ये आपके लिए बड़ा सहज हो गया। तो चलिए ये प्रभु का नाम जपो ये हम सुन लेते हैं, तब कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। प्रभु का नाम जपो मन मेरे, प्रभु का नाम जपो मन मेरे, दूर करे वही संकट तेरे, दूर करे वही संकट तेरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभु का नाम जपो मन मेरे। जीवन रैन बसेरा है, क्या तेरा क्या मेरा है, ये जीवन रैन बसेरा है, क्या तेरा क्या मेरा है। नैनों से नीर झरे रे, दूर करे वही संकट तेरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभु का नाम जपो मन मेरे। पिंजरा जब खुल जाता है, पंछी कब रुक पाता है, ये पिंजरा जब खुल जाता है, पंछी कब रुक पाता है। तू इसका अफसोस करे रे, दूर करे वही संकट तेरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभु का नाम जपो मन मेरे। राजेंद्र जी, लगभग आपने सब संगीत निर्देशकों के संग काम किया है? जी हाँ, करीब करीब। क्या बात है, तो एक लंबा अनुभव है आपका जी। तो लगभग कितने वर्षों से आपने इस क्षेत्र में काम किया? जैसा मैंने आपको बताया कि 69 में मैंने पहली बार बजाया था जी, और अभी 19 में मुझे CMA सीनियर म्यूजिशियंस एसोसिएशन की तरफ से 50 साल का अवार्ड दिया गया है। क्या बात? सितार बजाने के लिए। वाह। तो मुझे भी मतलब ये पता नहीं चला कब 50 साल हो गया, अवार्ड मिलने से पता लगा 50 साल हो गया है। तो 50 साल का अनुभव है। क्या बात है। तो इस तरह से जब आपको सिने म्यूजिशियन एसोसिएशन यानी CMA की ओर से जब सम्मान मिला, तब आपको लगा कि आपने 50 वर्षों का ये लंबा सफर तय कर लिया है। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई उसके लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आगे ये यात्रा आपकी चलती रहेगी संगीत की। तो आगे बात करते हैं कि सबसे ज्यादा पसंदीदा आपके म्यूजिक डायरेक्टर कौन रहे? ऐसा है कि कहना बड़ा मुश्किल है कौन पसंद है, क्योंकि सब लोग अलग अलग ढंग से मतलब अपने काम के अंदर प्रसिद्ध होते हैं और महारत हासिल करते हैं। मैं मतलब बचपन से एक गाने ने मेरे को बहुत प्रभावित किया था, वो था अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। क्या बात है। और उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे जयदेव जी। तो जयदेव जी से मैं बहुत प्रभावित था। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम,
अलग ढंग से म्यूजिक देने में आर.डी. बर्मन जी का बहुत कमाल था जी। तो उनके साथ ही बजाने का मुझे चांस मिला। और अपने काम के जो बादशाह हैं वो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। प्यारे भाई खुद अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ खुद बहुत अच्छे वायलिन प्लेयर भी हैं, तो और उनको संगीत का काफी नॉलेज है, तो मतलब उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और मतलब सब लोग अलग अलग विधा से अलग अलग हिसाब से कुछ खास थे। हाँ, यानी कि सबकी अपनी अपनी कुछ कुछ खासियत जी होती हाँ, ही जी है। हाँ, जी हाँ, होती और है। काम करने का तरीका अलग अलग जी हाँ, होता है। बिल्कुल सही है। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया हो। जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ। तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ। हो देखी नजर ने खुशियाँ या देखे गम के साए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई। लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई हो। इस
प्यार के फसाने जब जब जुबां पे आए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप जैसे कि एक सितारिस्ट हैं तो आपका अपना एक तरीका जो है जी, उसमें आप कहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं होते हैं, या अगर आप कोई भी एक कलाकार हो तो अगर बहुत सिद्धहस्त है या एक्सपर्ट है तो उसको कहीं भी काम करने में दिक्कत नहीं होगी, ये क्या लगता है आपको? आप तो ठीक कह रही हैं कि कंफर्टेबल मतलब अक्सर कंफर्टेबल रहते हैं, पर एक बार ऐसा हुआ है जी, जब मैं बहुत अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, और वो वही मौका था जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जयदेव जी का म्यूजिक था जी। और पहली बार मैं मतलब उनके साथ मतलब काम कर रहा था, और फिल्म थी परिणय और गाना था सूरज की किरणों से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। तो उसमें जयदेव जी से पहली बार मुलाकात, और उस वक्त की महान सरोद वादिका जरीन दारूवाला जी जो बहुत सब फिल्मों में मतलब बजा चुकी थी जी। और उनको हिंदी और नॉर्टन का, इंग्लिश वेस्टर्न नॉर्टन का बहुत सिद्धहस्त थी। अच्छा, हाँ जी, हिंदी हाँ। और अंग्रेजी दोनों नोटेशंस में? जी हाँ, वो आता क्या था बात उनको। है। क्योंकि उन्होंने राम प्रसाद जी से मतलब वेस्टर्न नॉर्टन सीखा था। जी मैं जब बजा रहा था तो एक तो डर था कि जिसे रेस्पेक्ट करता हूँ जयदेव जी सामने है, जी, और फिर वो बड़ी आर्टिस्ट साथ में है और बजाना है। और वो जमाना ऐसा था जब एडिटिंग नहीं होता था, अच्छा, डबिंग नहीं होता था, डायरेक्ट मतलब रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। किसी ने गलती की तो फिर से सबको मतलब गाना पड़ता था, गाना बजाना सब एक सब साथ कुछ होता था, सब एक साथ होता, जी। वापस से मतलब उसको करना पड़ता था पूरा का पूरा। तो ऐसा हुआ था कि जब मैं बजा रहा था वो गाने में सूरज की किरणों से, उसमें खास बात थी कि शर्मा बंधु उसको गा रहे थे जो जी। 4 भाई थे, जी। और लगता था एक गा रहा, और इतना बड़ा यूनिट देख के कुछ घबराहट मुझे हो गई थी। तो मुझसे जो सितार का पीस था वो बज नहीं रहा था, अच्छा, और वो और मैच नहीं सामने होता। जरीन दारूवाला जी थी। हाँ, वो सितार और सरोद का दोनों का मिक्स था वो। जी, तो जब भी वो पीस बजता था तो मैं घबरा जाता था और मुझसे मतलब बज नहीं पा रहा था। मेरे लिए मतलब एक्चुअली शर्म की बात है, पर क्या करें, वक्त ऐसा आ गया था, समय होता है जी। हाँ, तो जयदेव जी ने अपने असिस्टेंट से बोला कि भाई सितार वाले से सितार बज नहीं रहा, सितार कट कर दो। मैंने वो धीरे से उन्होंने बोला, पर मैंने सुन लिया, ओहो, और मैंने उनसे बोला, सब पापा जी बोलते थे उनको, मैंने पापा जी प्लीज एक बार मेरे को चांस दिया जाए। तो कहले हाँ जरूर जरूर। फिर से रिकॉर्डिंग हुआ ओहो। और वो पीस बज गया, और जो आप लोग सुनते हैं वो पीस मतलब मेरा और जयरिन जी का बजाया हुआ है। और उसके बाद क्या मेरे लिए बात। बहुत खुशी की बात है कि जयदेव जी हर रिकॉर्डिंग के अंदर मेरे को बुलाते थे। बहुत उम्दा ये भजन भी है और वैसे ही उसमें जो भी शब्द भी उसके बहुत बढ़िया, शब्द बहुत सुंदर है और कंपोजिशन बहुत अच्छी है, जी। गाया बहुत अच्छा है। जी, सब मिला के बहुत खूबसूरत मतलब। हाँ, जी हाँ। मतलब आज भी अगर ये गीत बजता है तो दिल को छू जाता है कहीं ना कहीं। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिलना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिलना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया
हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें ज्योति अमावस अंधेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि में जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। बहुत सुंदर भजन दोस्तों हमने सुना अभी, और हम बातचीत कर रहे हैं सुविख्यात सितार वादक राजेंद्र वर्मन जी से। राजेंद्र जी, अगर हम बात करें तो सितार बजाना कब से शुरू हुआ आपका? बचपन में किस उम्र से? ऐसा है कि मेरे पिताजी आचार्य देवेंद्र वर्मन जी बहुत गुणी विद्वान थे, गायक थे, और उन्होंने अली अकबर खां से कुछ सितार की भी तालीम ली थी। अली अकबर खां साहब से उस्ताद जी से। तो सितार का उनका अनुभव था, और मुझे बचपन से संगीत का मतलब बहुत शौक था, क्योंकि मतलब जन्म से आ गए थे, मतलब खून में ही था आपके। आई बिलोंग्स टू म्यूजिकली फैमिली। मेरे चारों तरफ मतलब जो है, मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे, मेरे चाचा जगदीश वर्मन दूरदर्शन पे फ्लूट वादक थे। अच्छा। मेरे एक अंकल भूमराज वर्मन जो तबला बजाते थे, एक और अंकल थे जो हारमोन, मतलब घर में पूरा मतलब म्यूजिकली माहौल था। तो बचपन मेरा उनके साथ बीता। तो मैंने गाना सीखा है, तबला सीखा है, दिलरुबा सीखा है। क्या बात। किंतु सितार ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मैंने अपने पिताजी से मतलब पहले सितार की शिक्षा ली, और उसी जमाने में मेरे जीजा पंडित कैलाश पार बहुत अच्छा सितार बजाते थे, उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। और उसके बाद सितार को रुझान में मैंने रियाज किया, और सितार को ही अपना जीवन बनाने का उद्देश्य बना के सितार
बजाना शुरू किया और बस इस तरह से सितार की यात्रा शुरू हो गई। चलिए, जब आपने इतने परिवार की बात की है तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म स्थान कहाँ पर है और कब आपका जन्म हुआ और कहाँ के हैं आप मूल रूप से? मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ जी। जोधपुर में मेरा जन्म हुआ। 30 जनवरी 1948 को मैं पैदा हुआ था और उसके बाद जयपुर के अंदर मेरे पिताजी मतलब संगीत की सेवा कर रहे थे, तो फिर बाद में जयपुर आ गए थे। और उसके बाद आपको जैसा पता मैंने बताया कि 19-20 साल की उम्र में बॉम्बे आ गया था और उसके बाद में पिछली मतलब 50 साल से यही है। ये जो आपने कहा कि परिवार में वातावरण रहने से आपको जरूर जाहिर है कि लाभ मिलता है, क्योंकि आपको बचपन से कानों में वही स्वर लहरियां गूंजती रहती हैं और आपके लिए सीखना, रागों को समझना बड़ा आसान हो जाता है। जी। तो शास्त्रीय संगीत आपने सीखा होगा जरूर? शास्त्रीय संगीत ही सीखा है। तो शास्त्रीय संगीत का फिल्मों में क्या काम? आम जन, हम श्रोताओं की ओर से ये जानना चाहते हैं और वैसे मेरे मन में भी यही जिज्ञासा है। एक्चुअली क्या है कि संगीत की जो उत्पत्ति है वो शास्त्रीय संगीत से ही है जी। और शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति जो है लोक संगीत से, फोक से, आपको जैसा पता होगा, तो वहां से शास्त्रीय बना। और शास्त्रीय जब आता है फिल्मों में तो शास्त्रीय बजाने वाले ही फिल्म कंपोज कर सकते हैं, गाने बना सकते हैं, बजा सकते हैं। जितने अभी आप देखते हैं कलाकार जो बजा रहे हैं या गा रहे हैं वो क्लासिकल में ही परफेक्ट हैं, तब वो बजा सकते हैं, नहीं तो ऑन स्पॉट बजाना कितना मुश्किल बात है। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि हम लोग जब तैयार होते हैं, जब फिल्म में जाते हैं तो म्यूजिक डायरेक्टर अपना कंपोजिशन पहले करके लाते हैं और उसका म्यूजिक बना देते हैं, वो काफी तैयारी से करके लाते हैं जी। और हम लोग यदि तैयार नहीं होंगे तो ऑन स्पॉट पे बजेगा नहीं। तो जितने जो कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जहां तक मैं जानता हूं, सब लोग मतलब तैयार होके आते हैं और उसका बेस मतलब क्लासिकल ही रहता है, खास करके इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स का। यानी हमारे जो भारत के वाद्य यंत्र हैं जो यहाँ प्रचलित हैं उनका खास तौर से, और खास तौर से अगर आपने शास्त्रीय संगीत सीखा है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। जी हाँ। या यूं कहें कि शास्त्रीय संगीत सीखना अनिवार्य हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। सितार, सरोद, सारंगी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि उसको शास्त्रीय संगीत के अंदर काफी मतलब प्रधानता उसकी जी। और उसके जो परफेक्ट लोग हैं वो जो फिल्म इंडस्ट्री में आप जानते हैं हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं सबने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं मतलब नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी पर आपको पता है कि क्लासिकल जो परफेक्ट है वो लोग फिल्में में परफेक्ट है, वो हर जगह परफेक्ट हो सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनका मतलब लंबा चौड़ा रियाज होता है और ये छोटे छोटे पीस होते हैं तो मतलब वो लोग बजा सकते हैं, जब क्या है मुश्किल चीज। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दो विधा अलग है, शास्त्रीय संगीत और ये फिल्म संगीत। फिल्म संगीत जो सुगम संगीत है उसमें आपको ऑन स्पॉट बजाना पड़ता है जी। और दूसरे के दिमाग को बजाना पड़ता है जी। जो मुश्किल चीज है। और शास्त्रीय संगीत में आपको अपना दिमाग बजाना पड़ता है, तो आपको जितना आता है आप उतना ही बजा सकते हैं। किंतु फिल्म का इसलिए मैं मुश्किल कहता हूँ को क्या तैयारी करके लाया, क्या करके कुछ पता नहीं, और आपको ऑन स्पॉट बजाना है, तो दोनों विधाएं अलग अलग है। बिल्कुल, यानी कि किसी और की रचना है उसको आपको बजाना है, और शास्त्रीय संगीत में अगर आपको स्वयं प्रस्तुत करना है तो आपकी जैसी सृजनशीलता है, जो रचना आपको करनी है, जो कल्पना आपकी बनती जा रही है, आप वैसे बनाते चले जाते हैं, जैसा आपने रियाज किया, और आप आजाद होते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। फिल्म बंधे हुए रहता है, बंधे हुए रहते हैं, इमीडिएटली आपको तो बजाना है और सबके साथ बजाना है, जिनका कि कुछ भी पता नहीं है आपको, और जो संगीत संयोजक कह दे कि नहीं यही बजेगा, ऐसा ही बजेगा, तो आपको बजाना पड़ता है। नहीं, संगीत संयोजक कहता है यही बजाना है जी तो उसके अंदर दूसरा बजाने का सवाल ही नहीं उठता बर्मन जी, एक बात ये बताइए, शास्त्रीय संगीत की आप बात कर रहे हैं हम लोग, या खासतौर से भारतीय वाद्य यंत्रों की जैसे आपने बात की जी, तो हमारे यहाँ खासतौर से हिंदी फिल्मों में ये भारतीय वाद्य यंत्रों का प्रचलन कब से शुरू हुआ, आपको क्या लगता है? और किसी खास का योगदान है? मतलब पहले तो अंग्रेजी वाद्य यंत्र ही ज्यादा बजते थे और संगीत भी वैसा ही बनता था। ऐसा है कि हिंदुस्तान के आजादी के पहले लाहौर में आकाशवाणी हुआ करता था जी, और जब से आकाशवाणी है तब से उसमें कलाकार वहाँ अपॉइंट हो गए थे जी, जिसमें आपको बताया सारंगी के महान विद्वान राम नारायण जी वहाँ काम करते थे, अल्लाह रखा खां साहब वहाँ काम करते थे, और वो क्लासिकल शुरू से ही है। और उसके बाद में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो आपको पता है जितने अपने कलाकार हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, विलायत खां साहब हैं, हरिप्रसाद जी हैं, शिव कुमार शर्मा जी हैं, जरीन जी हैं, मतलब सब जितने कलाकार हैं सब ने मतलब उसमें अपना योगदान दिया है संगीत में, और सबने पार्टिसिपेट किया है आकाशवाणी में सब लोगों ने मतलब बजाया है, आकाशवाणी ने उनको बुलाया है, और संगीत सम्मेलन जो नेशनल प्रोग्राम होते हैं, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन होता है, सब लोगों ने क्लासिकल उसमें बजाया है। और खास बात यह है कि इन लोगों ने फिल्मों में ज्यादातर बजाया है और उसको उर्स पे लेके आए। बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन हिंदुस्तानी वाद्य यंत्रों का प्रचलन फिल्मों में लाने वाले मतलब कौन ऐसा था जिसने की शुरुआत की? जहाँ से फिल्म इंडस्ट्री शुरू होती है वहीं से शुरू हो गया था। जितने म्यूजिक डायरेक्टर थे हमारे सब मतलब हिंदुस्तानी वाद्यों को मतलब इस्तेमाल करते ही थे।
सितार है, सरोद है, फ्लूट है, तबला, ये सब पखाव सब ये मतलब इस्तेमाल शुरू से होता रहा है, उसमें नया कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है जी। कुछ फिल्मों की अगर हम बात करें तो शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्म की बात में आपको कौन सी फिल्म याद आती है या किसका आप जिक्र करना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। शास्त्रीय संगीत के आधारित फिल्म थी सुर संगम जी, जिसमें प्यारे भाई का संगीत था, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उसमें सितार मतलब बजाने का मौका मिला है। और उसके सब गाने हिंदुस्तान के प्रसिद्ध गायक, जिनका अभी पिछले वर्ष ही स्वर्गवास हो गया है, पंडित राजन मिश्रा जी, जो कि राजन साजन मिश्रा के भाई थे, दो बंधु, उनमें से एक राजन मिश्रा। तो जितने गाने उसके सुर संगम के हैं वो सब मतलब राजन मिश्रा जी ने गाए हैं। और मेरा ऐसा इत्तेफाक रहा है कि 66 में 67 में दिल्ली में था, और उनके चाचा जी और मेरे जीजा जी पंडित कैलाश पार, उनका आसपास मकान था, तो मैं उनको बचपन से जानता था जी। तो जब यहाँ उनको देखा फिल्म में, वो आए, मुझसे मिले, बहुत खुश हुआ मैं। और जितने भी हैं सब राग पे आधारित गाने हैं जी। और इसमें एक विशेष बात जो मैंने मतलब 50 साल के अनुभव में कभी नहीं किया था कि प्यारे भाई उस जमाने की, आपको पता होगा, शंकराभरणम साउथ की बहुत बड़ी फिल्म हुई क्लासिकल, शंकराभरणम जी हाँ। तो क्या करते थे, स्क्रीन के ऊपर उसका शॉट दिखाते थे हमको, अच्छा, शंकराभरणम का, ताकि हम लोग मतलब उससे उत्साहित हो जाए, मतलब कैसे होगा। और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग होता था, राजन जी, हम लोग, प्यारे भाई, सब लोग बैठ के देखते थे, लक्ष्मीकांत जी, सब देख के देखते थे। उसके बाद में उसका रिकॉर्डिंग होता था, और उसके 8-10 गाने सब अलग अलग रागों पर आधारित है। मैं आपको एक गाना मतलब सुनाना चाहूंगा, जाऊं तेरे चरण कमल पर वारी। जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, हे गोपाल गोविंद मुरारे, हे गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ द्वार तिहार, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी। कितना घना बना दिया रात, कितना घना बना दिया रात, भूलता मैं सारा का सारा, घुलता में सारा का सारा, तू ही मेरा एक आधार, आ, आ, गरे पग धप धप गरे ग पद रे रे ग गरे सा धप गरे ग पद रे सा धा धप ग धप ग पप गरे ग गरे सा रे ग रे ग प ग पद सा धप गरे सा, तू ही मेरा एक आधार, शरणागत हूँ द्वार तिहार, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी।
आशा हर ले मन की पीर अपा शरणागत हो द्वार तिहार जाऊं तोरे चरण कमल परवारी हे गोपाल गोविंद मुरारी शरणागत हो द्वार तिहार जाऊं तोरे चरण कमल परवारी जाऊं तोरे चरण कमल श्रोताओं, हमने अभी सुना फिल्म सुर संगम का ये गीत, और हम आज अपने अतिथि कलाकार जिनसे बात कर रहे हैं उनका नाम है राजेंद्र बर्मन जी, और बहुत अच्छा सितार बजाते हैं। राजेंद्र जी, अब ये बताइए कि ये जो गीत अभी हमने सुना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये गीत राग जनसन मोहिनी, कलावती के अंदर जब ऋषभ लगाते जी। हैं तो जनसन मोहिनी बन जाती है, तो उस पर आधारित था, और उसी को प्यारेलाल जी ने बहुत अच्छे ढंग से स्वरबद्ध किया है जी। और उसको मतलब राजन जी ने गाया है। क्या बात है। और इसके भी गानों में आपने सितार बजाया है? सब गानों में मतलब सितार बजाया है क्या बात और उसमें है। सब मतलब इंडियन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया है प्यारे भाई ने जी। और बहुत क्लासिकल, बहुत अपने आप में बहुत अद्वितीय मतलब फिल्म बनी है। और ये- उसमें हीरो जो थे जी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। गिरीश कर्नाड जी थे, जी। हीरोइन थे जया प्रदा, क्या और वो बात। फिल्म काफी प्रचलित भी हुई है। और आपने जैसा कि बताया कि सारे गाने जो हैं राग पर आधारित गाने जी हैं, हाँ। तो पूरी तरह से शास्त्रीय संगीत पर आधारित ये फिल्म जी। बहुत अच्छी लगी। और इसके संग संग जो आपने बताया कि शंकराभरणम का जो पोस्टर दिखाते थे सबसे पहले, क्या शंकराभरणम भी पूरी शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्म? जी हाँ, शंकराभरणम पे पूरी क्लासिकल पर आधारित थी और उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पिक्चराइज किया और काफी उसमें तब साउथ का जी। म्यूजिक उन्होंने इस्तेमाल किया, इसलिए कर्नाटक हमको संग- दिखाते थे। कर्नाटक संगीत। हाँ, कर्नाटक संगीत दिखाते तो उसके मतलब रील दिखाते थे हमको। अच्छा। फिल्म का पोस्टर नहीं दिखाते थे, एक एक पार्ट रील का दिखाते थे और उसको सुन के फिर हम लोग सब प्रभावित होते मतलब बजाते थे। क्या बात है। मतलब यूं कहना चाहिए कि एक पूरा माहौल बनाते थे, जी हाँ। वातावरण तैयार करते जी थे हाँ। शास्त्रीय संगीत का, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ताकि वो प्रभाव सबके अंदर आए। जी हाँ। मतलब ये प्यारेलाल जी की खूबी है कि उन्होंने पहले तो उसको तलाशा, फिर उसके बाद सोचा कि हाँ ये एक प्रेरक बन सकती है अच्छे संगीत के लिए। और उसमें खास बात उन्होंने भी सोचा कि क्लासिकल फिल्म में तो सबसे अच्छा कौन गा सकता है, तो जी। ये एक निकालना ही बहुत मतलब मुश्किल बात थी। तो इसके लिए उन्होंने मतलब कितने आर्टिस्टों को सुना होगा, क्या जी। किया होगा। बाद में राजन जी का सिलेक्शन किया और राजन जी ने सब गाने गाए। क्या बात है।
सा ग म ध नि सा सुर के धनी सा ग धनी सा ग म सा ग धनी धनी ध म ग नि ध ग म धनी सा 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 आए सुर के पंछिया रे आए सुर के पंछिया रे किरणों की राह से धरती पर उतरा ऐसे ऐसे कलाकार और वैसे भी खुद भी प्यारेलाल जी कई वाद्य यंत्र बजा लेते हैं, सिद्धहस्त हैं। वायलिन के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जी। और उनके पिताजी जो राम प्रसाद जी थे जी, वो बहुत ही बेहतरीन ट्रम्पेट के आर्टिस्ट थे। और हिंदुस्तान आज़ादी के पहले जब अंग्रेजों का जमाना था तो यह फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर जी, अंग्रेज लोग रहते थे, ब्रिटिश और गुआनीज रहते थे जी, और इंडियन लोग ज़्यादातर उसमें नहीं रहते थे। और राम प्रसाद जी की जब एंट्री हुई तो उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, क्योंकि एंट्री नहीं हो पाती थी। तो राम प्रसाद जी ने जब उनको बहुत तकलीफ हुई तो उन्होंने एक कसम खाई, क्योंकि वो वेस्टर्न नोशन जानते थे अंग्रेजों के ज़माने से। उन्होंने कसम खाई कि मैं सब फिल्म इंडस्ट्री को बदल कर रख दूंगा। और उसके बाद उन्होंने घर घर जाके लोगों को अपने पैसे से खिला पिला के और वायलिन सिखाया और वेस्टर्न नोशन के लोगों को तालीम दी। और उसके बाद जब ये प्यारे भाई वगैरह जब आए तो उन्होंने सब अपने शागिर्दों को उसमें लिया। और अभी जो माहौल पिछले 30-40 साल से उसमें सब 90% उनके शागिर्द बजाते हैं सब वायलिन वगैरह। क्या बात है। नोटेशन पर उन्होंने क्या काम किया? नोटेशन उनका वेस्टर्न नोटेशन को जानते थे जी, जो कि अपने हिंदुस्तान की जो हमारे क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, हम लोग सब भातखंडे जी की पद्धति को फॉलो करते जी, हैं, जी, है ना। हमारे नोटेशन अलग होते हैं जी, हमारे हिंदी में रहते हैं। सारेगामापधानीसा, सारेगामा उनका स्टाफ नोटेशन डोरेमी, हाँ जी, डोरेमी 16 जो भी स्टाफ को लिखने का भी अलग रहता है। जी, जी। तो वो उनमें सिद्धस्त थे और उन्होंने उस सबको सिखाया था। और अभी जो फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग बजाते हैं सब स्टाफ नोटेशन बजाते हैं, एक्सेप्ट
जो हमारे जैसे जो क्लासिकल वाले आर्टिस्ट वो बेचारे हिंदी में लिखते हैं और हम लोग हिंदी करके मतलब बजाते हैं। तो उन्होंने मतलब बहुत रिवोल्यूशन लेके आए थे राम प्रसाद जी। जी। मैं एक वाकया आपको बताना चाहूंगा कि फिल्म थी साउंड को आने दो, म्यूजिक डायरेक्टर थे राजकमल जी, मैंने उसमें बजाया है। और अपन क्योंकि मतलब आकाशवाणी से बिलोंग करते हैं, जी जी, तो आकाशवाणी का सेट लगा हुआ था वहाँ पे जी, स्टूडियो के अंदर, और उनकी तमन्ना थी कि जितने मतलब वो इंस्ट्रूमेंट है सब मतलब बजाने वाले ओरिजिनल चाहिए। अच्छा, जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वही वहां बैठे, वही वहाँ, कोई और एक्टर ना बैठे हो? नो एक्टर। सो हम सब लोगों को बुलाया था, सारंगी, सितार, वायलिन वगैरह सब बैठे थे। और उसमें खास बात है राम प्रसाद जी भी वहाँ आए हुए थे। वाह। किसी को नहीं पता होगा, प्यारे भाई की एक बहन पियानो बजाती है, वो पियानो पे बैठी हुई थी। अच्छा, प्यारेलाल जी की बहन पियानो बजाती हाँ है? जी हाँ। अच्छा, वो मतलब पियानो पे है, उस पर आप सेट देखेंगे तो उसमें पियानो पे बैठी हुई है। क्या बात है। तो वहाँ आज उस दिन बहुत खुश थे और आके उन्होंने जो बात की तो हम लोग सब बहुत ताली बजा के खुश हो गए। तो उन्होंने कहा था आज जितने लोग हैं जी, सब मेरे शागिर्द हैं। क्या बात है। तो मेरे तरफ इशारा करके बोला कि सितार वाला भी मेरा शागिर्द है क्योंकि मैंने 10-15 दिन उनसे तो नोटेशन सीखा था। अच्छा, तो वो जो गाना है मैं आपको सुनाना चाहूंगा, और उसमें पहली बार अरुण गोविल जी ने मतलब काम किया था, जी, वो जी। हीरो थे। वो जरा आप गाना देखिए। जी हाँ, ये गीत तेरे बिन सुना के आप जी हाँ, जिक्र जी कर हाँ, रहे हैं, जी क्या बात है। जरूर सुनते हैं ये गीत। तेरे बिन सुना मोरे मन का मंदिर, आरे आरे आ ओ सजना रे आरे आ। तेरे बिन सुना मोरे मन का मंदिर, आरे आरे आ, आरे आ, आरे आ ओ सजना रे आरे आ, आरे आ, आरे आ। ओस की बूंदे अखियां मूंदे कलियों का श्रृंगार करें। फूल चमन से महक पवन से लहरें तट से प्यार करें। मैं अकेला पंछी जैसा, मैं अकेला पंछी जैसा ढूंढूं तेरे मन का बसेरा। तेरे बिन सोना मोरे मन का मंदिर, आरे आरे आ, आरे आ, आरे आ ओ सजना रे आरे आ, आरे आ, आरे आ। समय का आंचल थाम के पल पल उम्र चली है जाने कहाँ। पर मैं ठहरा एक जगह पर, बाट निहारूं तेरी यहाँ। मेरे साथी होगा कहाँ, मेरे साथी होगा कहाँ, मधुर मिलन तेरा मेरा। तेरे बिन सुना मोरे मन का मंदिर, आरे आरे आ, आरे आ, आरे आ ओ सजना रे आरे। श्रोताओं, हमने सुना सावन को आने दो का ये गीत। और बड़ी खास बात है, जैसा कि वर्मन जी आप बता रहे हैं
कि ये हम कभी नहीं समझ पाते कि उसमें कितने दिग्गज लोगों ने, महान लोगों ने उसमें वाद्य यंत्र बजाए हैं, और ख़ासतौर से पंडित राम प्रसाद जी उसमें उपस्थित हों, स्वयं प्यारेलाल जी की बहन और सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। वाकई अब मतलब इस गीत को देखने और सुनने का मज़ा ही बिल्कुल अलग है। जी बिल्कुल सही है। और राम प्रसाद जी ने जो क्रांति की, यूं कहना चाहिए कि आप सबको तैयार किया, या हमारे अपने देश में कलाकारों को तैयार किया कि उनको भी रोजी रोटी मिले और हम अपने संगीत को समझ सकें, और लोगों को मौका दिया। इतने हुनरमंद लोग इसलिए सामने आ पाए। एक्चुअली रिवोल्यूशन किया उन्होंने जी। कि जो ब्रिटिश काल था, जो गोवानिस थे, उनको सबको हटा के जी। और इंडियन जो हमारे लोग थे उनको करके मौका दिया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आज मतलब वही लोग चलते हैं। और ये सब काम राम प्रसाद जी प्यारे भाई के पिताजी थे, जी जी जो जी। बहुत खुद अच्छे ट्रम्पेट बजाते थे। ट्रम्पेट बजाते थे। हम उन्हें नमन करते हैं और बहुत कृतज्ञ है पूरा इंडस्ट्री कह सकते हैं, और सारे संगीतज्ञ लोग कि उन्होंने मौका दिया और एक अपनी पहचान अलग बनाई सबके लिए। जी जी। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जितने भी इस समय वायलिन बजाने वाले हैं उनके शिष्य ही हैं, और इस तरह से उन्होंने मौका दिया, बढ़ावा दिया। जी जी। आए बहार को हम बांट लें, आए बहार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें। आए बहार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें। मिलके रोए, मिलके मुस्कुराए हम, अपनी जीत हार को हम बांट लें। आइए बहार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट जिसके पास हो खुशी, थोड़ी सी खुशी दे दे। जिसके पास हो खुशी, थोड़ी सी खुशी दे दे। जो बेबस हो बेचारा, अपनी बेबसी दे दे। दर्द की पुकार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें। आइए बहार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें। ये था प्रसिद्ध सितार वादक राजेंद्र वर्मन से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का पहला भाग। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोगी थे विनायक तडवलकर, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सेलुलाइट डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, अरे पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।